हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक हॉर्नबिल का लास्ट चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड इसकी समरी डिस्कस करेंगे। इस लेसन को लिखा गया है निक मिडल्टन के द्वारा। तो जो सिल्क रोड है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सिल्क रोड बहुत ही पुराने ज़माने में बनाया गया था और ये रोड चाइना से शुरू होता है और बहुत सारे देशों से गुजरता है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता है। इस रोड को प्राचीन समय में व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये रोड चाइना से तिब्बत जो है वो चाइना का ही एक भाग है जो कि नेपाल के साथ में लगता है और तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो उसके पास से भी गुजरता है, भारत के जम्मू कश्मीर के पास से होकर गुजरता है, या आगे अफ़गानिस्तान से होता हुआ आगे चला जाता है। तो प्राचीन समय में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए। अब जो हमारा लेसन है उसमें जो राइटर है वो कोरा करने के लिए गया हुआ है। कोरा का मतलब है माउंट कैलाश, जो कि कैलाश पर्वत की एक चोटी का नाम है तिब्बत में। कैलाश पर्वत की एक चोटी है माउंट कैलाश तिब्बत में, उसकी परिक्रमा। कोरा का मतलब है कैलाश पर्वत की चोटी की परिक्रमा, वो करने के लिए गया हुआ है। तो वहाँ के अपने एक्सपीरियंस को बताता है इस लेसन में। लामो नाम की एक औरत है बंजारों में, ये एक बंजारा समुदाय से बिलोंग करती है। राइटर उनके पास रुका हुआ था। शेतन नाम का व्यक्ति है जिसको राइटर अपनी गाड़ी या ये कह सकते हैं शेतन की खुद की गाड़ी थी और वो राइटर को कैलाश पर्वत तक ले जाने के लिए उस गाड़ी का यूज करता है। डैनियल भी लामो के साथ रहने वाला व्यक्ति है, बंजारों की बस्ती से ही संबंधित है। और शेतन और डैनियल दोनों ही राइटर के साथ जाते हैं, जबकि डैनियल कुछ दूर जाने के बाद वापस लौट आता है। तो कोरा का हमने मतलब पढ़ा है माउंट कैलाश की परिक्रमा। जब लेसन शुरू होता है तो राइटर टेंट में था बंजारों की, और लामो जो है वो उसको एक ड्रोकबा देती है। ड्रोकबा मतलब भेड़ की खाल से बना हुआ कोट। सर्दी का मौसम था तो वो राइटर को ड्रोकबा देती है, कोट देती है, ताकि कैलाश पर्वत पर जाने के बाद उसको ज़्यादा ठंड का अनुभव ना हो। शेतन टुक हिम फ्रॉम ए शॉर्ट रूट। शेतन अपनी गाड़ी में बैठाकर राइटर और डैनियल को ले चलता है और वो छोटे रास्ते से गुजरते हैं। शेतन राइटर को बताता है कि अगर उस रास्ते में बर्फ़ को साफ़ कर दिया होगा तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इस मौसम में कोई भी तीर्थयात्री कैलाश पर्वत पर नहीं जाता और इसलिए जो रोड हैं उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो बर्फ़ से रुके हुए मिलेंगे। तो अगर बर्फ़ को साफ़ कर दिया गया होगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। क्रॉसिंग द हिल्स ऑफ राउ दे रीच द प्लेन्स। राउ स्थान का नाम है। तो राउ के पहाड़ों को जब उन्होंने क्रॉस कर लिया तो वो मैदानों में पहुंच गए। क्यांग द क्लाउड ऑफ डस्ट। अब मैदानों में पहुंचकर जो राइटर है, शेतन है, डैनियल है, उन्हें हिरन दिखाई देते हैं वहाँ, जो कि सूखी घास को चर रहे थे। वो उनको देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद उनको जंगली गधों का एक समूह दिखाई देता है, और जब वो गधे एक समूह के रूप में दौड़ रहे थे तो शेतन राइटर को बताता है कि जब इस प्रकार की धूल का कोई बादल आसमान में बन जाता है तो उसको क्यांग कहा जाता है, और ये बादल दूर दूर से देखे जा सकते हैं। दे पास सोलिटरी ड्रोकबाज। जब मैदान में वो आगे बढ़े तो वो ड्रोकबाज होते हैं भेड़ बकरियों को पालने वाले। तो मैदानों में आगे चलकर वो एकांतवास में बसे हुए भेड़ बकरियों को पालने वाले व्यक्तियों के पास से गुजरे। आफ्टरवर्ड्स दे वास्ट नोमैड्स। नोमैड्स होते बंजारे। जब वो आगे बढ़े तो वो बंजारों के टेंट के पास से गुजरे, और उन बंजारों की क्या खास बात थी? ए ह्यूज ब्लैक डॉग, अ तिब्बतन मैस्टिफ, कि उनके जो टेंट थे उनके बाहर तिब्बत से आए हुए मैस्टिफ प्रजाति के कुत्ते, काले कुत्ते खड़े हुए थे जो कि उनके पहरेदार की तरह थे।
अब मैस्टिफ जो कुत्ते हैं उनके बारे में भी राइटर थोड़ा सा जिक्र करता है कि जो मैस्टिफ कुत्ते थे वो प्राचीन समय में चीन के राज दरबार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, क्योंकि ये शिकार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और शिकार का पीछा करके उसको पकड़ने में भी माहिर होते हैं। तो इन कुत्तों को सिल्क रोड के ऊपर से ले जाया जाता था तिब्बत से, एक गिफ्ट के रूप में चीन में भेजा जाता था। तो इस तरह से सिल्क रोड पर से ही इनका व्यापार हुआ करता था। बहुत सारी दूसरी वस्तुओं का भी व्यापार करते थे लोग। तो जो मैस्टिफ कुत्ते थे, जब उन्होंने राइटर और उसके दोस्तों की गाड़ी को देखा तो वो कुत्ते उनकी तरफ दौड़ लिए और बहुत ज़्यादा दूर तक उन कुत्तों ने राइटर की और उनकी गाड़ी का पीछा किया, जब तक कि वो उनकी सीमा से बाहर नहीं निकल गए। They entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. तो मैदानों को पार करने के बाद छोटे छोटे पत्थर फिर से आने लग गए और उसके बाद में बड़े पत्थर और फिर से पर्वत उठने शुरू हो गए थे। तो जब वो पर्वतों में से गए तो वो एक घाटी के अंदर जाते हैं जहाँ पे नदी, उस घाटी के पास में एक नदी बह रही थी पर्वत के साथ साथ। जो पर्वत में रास्ता था गाड़ियों के आने जाने का, उस रास्ते के साथ साथ एक नदी बह रही थी और ये नदी ज़्यादातर बर्फ़ जमने के कारण रुक गई थी। उसमें बर्फ़ इतनी जमी हुई थी कि उसने पानी के बहाव को रोक दिया था। तो जो राइटर था, उसकी गाड़ी थी, वो जिस जगह से जा रहे थे उसके किनारे से उस नदी का किनारा लगता था। They were at 5210 मीटर अबोव सी लेवल। अब जब वो और ऊपर चढ़ते गए पहाड़ पर लगातार, तो वो समुद्र के लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। They reached the top of the pass at 5515 मीटर। और इसके बाद जब वो लगातार चलते रहे उस नदी के सारे, तो वो पास होता है दर्रा। तो दर्रे के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए थे, जो कि 5515 मीटर की ऊंचाई पर था। इट वॉज मार्क्ड बाई लार्ज केन ऑफ रॉक्स। मार्क होता है चिन्हित करना, केन ढेर। और यहाँ दर्रे की ऊंचाई पर जो सबसे ऊंची चोटी थी, वहाँ पत्थरों का एक ढेर था और उसके द्वारा किसी चीज़ को वहाँ पे चिन्हित किया गया था। और उस ढेर के चारों तरफ प्रार्थना के झंडे लगाए गए थे। लोग उनकी परिक्रमा करते थे और वहाँ से चले जाते थे अपना झंडा गाड़ कर अपनी एक निशान छोड़ने के लिए। चेतन चेक द टायर्स एंड द पेट्रोल टैंक। तो वहाँ पे जाकर चेतन ने अपनी गाड़ी को रोका और उसने गाड़ी के टायर और जो पेट्रोल की टंकी थी उसका निरीक्षण किया, क्योंकि वो बताता है कि ज़्यादा ऊंचाई पर कम तापमान होने की वजह से जो पेट्रोल है वो फैलने लगता है, टंकी में दबाव बढ़ सकता है और टंकी में ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए उसने टंकी के जब ढक्कन को खोला तो उसमें से एक तेज़ आवाज़ निकली और चेतन ने उसको दोबारा बंद कर दिया। उसने राइटर को और डैनियल से ये भी कहा कि यहाँ पे स्मोकिंग मत करना, नहीं तो आग लगने का खतरा है। इट वॉज़ 2 o'clock बाय द टाइम दे स्टॉप्ड फॉर लंच। लगातार वो वहाँ से आगे चल देते हैं और लगभग 2 बजे वो लंच के लिए रुकते हैं। तो जो लंच के लिए रुके थे वहाँ पे एक ही छोटा सा ढाबा था और वहाँ पे वो लंच करते हैं। फिर लंच करने के बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं वो। दे saw the salt लेक। आगे जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें नमकीन झील मिलती है जिसमें से लोग नमक निकाल रहे थे। उसमें से बड़े बड़े ट्रक नमक को भरकर झील से बाहर निकल रहे थे। By late afternoon they had reached the small town of होर। और दोपहर के बाद देर से ही वो होर नाम के एक नगर में पहुंचते हैं। डैनियल रिटर्न टू लहासा। और होर से जो डैनियल है वो वापस लहासा लौट गया। उसको एक ट्रक में सवारी मिल गई थी, लिफ्ट मिल गई थी और वो उस ट्रक के द्वारा मेन रोड से लहासा वापस लौट गया था, लेकिन चेतन उसके साथ में था। और वाज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस। ग्रिम होता है खराब, कुरूप, मिजरेबल दयनीय। और जो है वो एक ख़राब और दयनीय सा स्थान था। वहाँ पे कूड़े करकट के ढेर थे, छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे जो पता नहीं कितने वर्षों से वहाँ जमा हो रहे थे। देन द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। और जो ये नगर था ये मानसरोवर झील के किनारे पर बसा हुआ था। जो मानसरोवर झील है इसके बारे में जो राइटर था उसने सुना था कि ये झील बहुत ही पवित्र है, इसका पानी बहुत ही साफ़ है
आसपास का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers. तो प्राचीन हिंदू और बौद्ध जो धर्म ग्रंथ हैं वो मानसरोवर को चार बड़ी भारतीय नदियों का उद्गम स्थान मानते थे। कौन कौन सी नदियाँ? इंदस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। इनको माना जाता था कि ये सभी इस मानसरोवर झील के पानी से ही पानी प्राप्त करती। एकाई कावागुची, जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। तो राइटर को याद आता है कि जापान का एक सन्यासी एकाई कावागुची जो लगभग 1900 में वहाँ पहुँचा था, उसने इस झील की पवित्रता का वर्णन किया था। वो इतना प्रभावित हुआ था इस झील के पानी को देखकर कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसके कुछ वर्षों के बाद एक स्वीडन का निवासी स्वेन हेडिंग वो भी यहाँ पर आया और उसने भी अपनी किताबों में मानसरोवर झील की पवित्रता के बारे में जिक्र किया था। लेकिन जब राइटर ने इसको देखा कि झील जो है इसका पानी लगभग ख़राब हो चुका था, यहाँ सब तरफ कचरा ही कचरा जमा हुआ था, तो उसको इस झील को देखकर बड़ा ही अजीब फीलिंग हुई। एट 10:30 PM दे रीच्ड ए गेस्ट हाउस इन दार्जिलिंग। तो 10:30 पर रात को वो एक गेस्ट हाउस में पहुँचे जो कि दार्जिलिंग नाम के स्थान पर था। जो गेस्ट हाउस था उसमें राइटर रुक गया था। इट वॉज नॉट ए पिलग्रिमेज सीजन। पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा। तो ये जो सीजन था जब राइटर कोरा करने के लिए निकला था, तो ये तीर्थ यात्रा का सीजन नहीं था, इसलिए जो रास्ते थे वो लगभग रुके हुए थे। कोई भी तीर्थ यात्री उसको अपनी यात्रा के लिए नहीं मिला था और जो चेतन था वो भी अब वापस लासा लौट गया था उसको छोड़कर। अब राइटर के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग उसको नहीं मिल रहे थे और राइटर को इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी ताकि वो उसको गाइड कर सके कोरा के लिए। ही वॉज सिटिंग इन द कैफ़े। वो एक कैफ़े में बैठा था चाय पीने के लिए। जो कैफ़े था वो बिल्कुल छोटा सा था और अकेला ही कैफ़े था वो, वहाँ पर दूसरा कोई कैफ़े नहीं था। उस कैफ़े में एक छोटी सी खिड़की थी और उसके पास ही राइटर बैठा था टेबल पर। तो वो यही सोच रहा था कि अब अपनी आगे की यात्रा को वो कैसे पूरा करेगा बगैर किसी गाइड के। देयर ही मेट नोरबू अतिवतन। तो वहाँ पर एक नौजवान आता है और वो राइटर से पूछता है क्या मैं इस टेबल पर बैठ सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने इंग्लिश में बात की। राइटर बहुत खुश हो गया कि चलो कोई तो इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति यहाँ पर है। जो नोरबू था वो तिब्बत से ही था और वो चीन की किसी कंपनी में काम करता था। जब राइटर ने पूछा कि वो वहाँ पे क्या करने के लिए आया है, तो नोरबू ने उसे बताया कि वो माउंट कैलाश की परिक्रमा करने के लिए आया है। तो ये जानकर राइटर का जो मन था वो बहुत ही खुश हुआ कि उसको माउंट कैलाश की परिक्रमा करने के लिए एक और साथी मिल गया है। तो अब वो दोनों आसानी से इस यात्रा को पूरा कर सकते थे। द राइटर फाउंड ए कंपेनियन फॉर कोरा। और इस तरह से राइटर को कोरा करने के लिए एक दोस्त मिल गया था और उसको अपनी इस यात्रा के सफल होने का जो चांस थे वो बहुत ज़्यादा लगने लगे थे। तो ये स्टोरी है, वैसे लेसन बहुत बड़ा है। थैंक यू।